सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और श्रोताओं को हमारा यानी रेणु चतुर्वेदी और राजुल का नमस्कार। राजुल, भाई ऐसा है ना कि कला जो है हम सबके मन में है और हम कहीं ना कहीं कल्पना लोक में उड़ते हैं और कला के माध्यम से कुछ कुछ मतलब प्रदर्शित कर देते हैं ना। बिल्कुल, कला तो जीवन है और हमारे जो दिनचर्या वाली जो हमारी रोज की है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कलात्मक हम करते ही रहते हैं। ये तो भारतीय संस्कृति की परंपरा है, या यूं कहे कि हमारी रगों में दौड़ती है कला, है ना। ये बात हुई ना। तो आज तो हम इस पर सखियां समझ गई होंगी, हमारे सभी श्रोता समझ गए होंगे कि हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे और चित्रकला में हम पिथौरा चित्रकला की चर्चा करेंगे। वहीं हम बात करेंगे क्रेडिट का क्या जलवा है। क्रेडिट का जलवा तो चारों तरफ ही वो कार्ड वाला हुआ है। बाद में बताएंगे। वो कार्ड वाला भी है, कुछ और भी है रेणु जी। अभी तो हम इसको पर्दे में ही रहने देते हैं। ठीक है भाई, चलिए। अब राजुल कह रही हैं तो पर्दे में रहने देते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिन्हें पर्दे से बाहर भी निकलना जरूरी होता है। यानी कि जो किशोरावस्था है, बच्चों की बड़ी नाजुक सी अवस्था है, उन्हें बहुत ज्यादा अगर पर्दे में रखा जाए या वो खुद रहने लगते हैं तो हमें थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये उम्र का वो पड़ाव है जहाँ पर बच्चे आगे भी बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उम्र कहीं पर वही ठिठक भी गई है और हम बराबर ये भी कहते हैं अभी बहुत छोटे हो और फिर कहते हैं अरे ये बड़े हो गए। हाँ, इतने बड़े हो गए, इतना भी नहीं समझ में आता। तो भाई ये वो दौर है। तो यानी कि हमारे दोस्त समझ गए होंगे कि हम आज किशोरावस्था की बात करेंगे, बच्चों की बहुत नाजुक अवस्था किशोरावस्था। और साहित्य की दिशा क्या है आज हम एक मशहूर कहानीकार और उपन्यासकार हैं उषा प्रियमवदा, उनके बारे में बात करेंगे, उनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। तो भाई उषा प्रियमवदा जी हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन की व्यथा कथा को कहानी का रूप देने वाली रचनाकारों में से एक हैं और बड़ी खूबसूरती से इन्होंने दिया, बहुत खूबसूरती से। इनका जन्म हुआ था 24 दिसंबर 1930 को कानपुर में। हाँ। और इनका शुमार उन लेखकों में होता है या उन लेखिकाओं में होता है जिन्होंने अपनी कहानियों और उपन्यासों में आज के दौर के खट्टे मीठे पलों को बड़ी अच्छी तरह से बुना है, संजोया है। भाई कहानी की खूबसूरती यही होती है कि हम उन पलों को बड़े प्यार से जब ताना बना उनका जब बिना जाता है तो एक जीवंतता आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उषा जी देश के विख्यात प्रशिक्षण संस्थानों में उन्होंने प्रशिक्षण का कार्य किया, पढ़ाया और लगभग 3 साल बाद वो स्कॉलरशिप के लिए चुनी गई और विदेश चली गई। विदेश में ही उन्होंने पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन शोध किया और फिर वहीं एक विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई विभाग में उन्होंने प्रोफेसर के रूप में उसे ज्वाइन किया और वहां पर पढ़ाती रही। राजुल, दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की। अब आप सोचेंगे कि भाई हिंदी में इतना दखल और इतनी बढ़िया बढ़िया कहानी लिखी, तो भाई ये तो दोनों पर उनका बहुत अच्छा अधिकार था, 2 भाषाओं पर, और उसका जो है ना लाभ जो है पूरे साहित्य जगत को मिला। और इस तरह से जब 2 भाषाओं की जानकारी उन्हें थी तो उन्होंने लेखन में उसे बखूबी इस्तेमाल किया और जाहिर है कि साहित्य सृजन के लिए लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा का चुनाव किया, जबकि समीक्षा, अनुवाद और अन्य क्षेत्रों के लिए उन्होंने अंग्रेजी को चुन लिया। ये बात होती है ना कि जो भाषाएं आती हैं, मतलब जो सूक्ष्म भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उन्हें हिंदी में बड़ी सुंदरता से पिरोया है उन्होंने। और जो ऐसी बातें हैं, कई उनके ऐसे शोध ग्रंथ हैं और ऐसे पेपर्स हैं जो उनके अंग्रेजी में प्रकाशित हुए, जिनके बारे में हम बताएंगे। पहले हम उनके उपन्यासों की बात कर लें। तो अगर उनके उपन्यास की बात की जाए तो उन उपन्यासों में है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वंशी, भया कबीरा उदास। क्या बात है, भया कबीरा उदास। उनके कहानी संग्रहों में फिर बसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ, शून्य और
और भी बहुत सारी रचनाएं हैं जो उल्लेखनीय हैं और ये कहानी संग्रह है। तो जैसा कि हमने अभी बात की थी ना कि उनका लेखन क्षेत्र जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है। कहानी और उपन्यास के आगे भी वो बढ़ी। अब जैसे उन्होंने भारतीय साहित्य और लोक कथा एवं मध्यकालीन काव्य पर लेख लिखे और ये लेख उन्होंने अंग्रेजी में लिखे। इसी तरह से मीराबाई और सूरदास की रचनाओं का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। भाई जो साहित्य अकादमी नई दिल्ली से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ और इसके अलावा राजुल उन्होंने आधुनिक हिंदी कहानियों के भी अनुवाद किए हैं। वाकई बहुत बड़ी बात है ये कि अपना लेखन कार्य तो उनका चलता ही रहा, साथ ही साथ उन्होंने जो समकालीन और लेखक थे, कहानीकार थे, उनको भी दुनिया तक पहुंचाया, उनके काम को भी दुनिया तक यानी कि अन्य भाषाई लोग, जानकार लोग उसको पढ़ सकें, उसका आनंद ले सकें। वो दोनों तरह से हो जाती है ना चीजें। जब चीजों का अनुवाद होता है साहित्य का, तो जो लिखता है उसकी लेखनी और लोगों तक पहुंचती है, तो दोनों को लाभ मिलता है, लिखने वाले को भी और पढ़ने वाले को भी। बिल्कुल बिल्कुल। और साहित्य का तो मतलब ही यही है ना कि वो संसार की भाषा है। तो संसार की भाषा को लोगों तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जी। और उषा प्रेमवदा जी सेवानिवृत्ति के बाद पूरी तरह से लेखन को ही समर्पित हैं। वर्ष 2007 में उन्हें पद्म भूषण डॉक्टर मोटरी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अगर हम उनकी रचनाओं की बात करें तो कहानियां हैं, उपन्यास हैं, वो पढ़ना तो संभव नहीं है, लेकिन जो समीक्षक उनके बारे में कहते हैं वो हम बता सकते हैं कि उनकी अनेक रचनाएं जिंदगी के यथार्थ से परिचित कराती हैं। उनकी लेखन शैली के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी कहानी कला से रूढ़ियों, मृत परंपराओं, जड़ मान्यताओं पर मीठी मीठी चोटों की ध्वनि निकलती है और इसके साथ ही साथ आत्मीयता और करुणा के स्वर भी फूटते हैं। क्या बात है भाई। लेखन तो कुछ ऐसा ही होता है कि जो दिल तक पहुंच जाए, है ना। और ये खूबी है उषा प्रियंवदा जी की लेखनी में। तो भाई दिल तक पहुंचने की बात जब आती है तो हमें लगता है गीत भी जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नेकी और पूछ पूछ। जरा सी
शक्ल फिरती है, हाँ, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी थी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी थी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। क्या बात है, दिल कितना तक सुंदर गीत है। दिल तक पहुंच गया, दिमाग पर छा गया। लेकिन कार्यक्रम आगे बढ़ाना है तो थोड़ी सी चित्रकारी कर लेते हैं। ये पिथौरा चित्रकला ऐसी चित्रकारी है ना राजुल, जिसे शांति और सुख का प्रतीक माना जाता है। वाह, देखो वैसे तो जो करता है उसे आनंद मिलता है, उसको बहुत सुकून मिलता है जिस समय चित्रकारी की जाती है, लेकिन ये प्रतीक भी है क्योंकि ये पारंपरिक रूप से दीवारों पर किया जाता है और इसीलिए ये एक परंपरा है कि घर के प्रवेश या ओसरी, ओसरी यानी कि जो पहला कमरा हो घर का, प्रवेश के बाद प्रथम कक्ष जो होता है उसके सामने की जो दीवार होती है वो उसे कहते हैं और उस पर ये चित्रकारी की जाती है। यानी कि आप प्रवेश कर रहे हो तो ये आपको सुख, शांति और सौभाग्य का प्रतीक ये चित्रकला आपको दिख जाए, या इन दीवारों पर जो आपको सबसे सामने पड़े कमरे की वो पीछे की दीवार, तो उस पर किया जाता है और पूरी चित्रकारी से पूरी दीवार रंग दी जाती है। क्या बात है। जैसे हम लोग दीवारों पर करते हैं, प्रवेश द्वार पर होता है, लेकिन एक स्वस्तिक बना दिया या कलश बना दिया, कुछ इस तरह का, या तोरण लगा दिया, ये भी मंगल सूचक है जी। लेकिन ये जो है पूरी दीवार पर होता है तो उसकी छटाई एकदम अलग होती है। बिल्कुल, क्योंकि ये लोक कला है। हाँ, लोक कला है। और लोक कला की बात करें राजुल तो वैसे अलग अलग समय पर सब जगह सब लोग करते ही हैं। कुछ पूजा के समय भी करते हैं, जैसे कि करवा चौथ की पूजा हो तो दीवार पर चित्रकारी कर ली जाती है, अष्टमी होता है, अष्टमी। और इसी तरह से कहीं कहीं पर ये भी होता है कि दिवाली के पहले जो दिवाली का शुरुआत 5 दिनों का त्योहार होता है, तो उसका जो दूसरा या तीसरा दिन होता है उसमें घास को पीस कर और उस पे गोबर से लीपा जाता है दीवार पर, और उस पर हरा हरा रंग एकदम हो जाता है और उस पर चावल के आटे से बिंदियां रखी जाती हैं जी। यानी कि चौरेठा जो होता है उससे किया जाता है, और ये तुम 14 की बात कर रही हो, है ना? बिल्कुल। तो कुछ अलग अलग चीजें हैं जो हमारी कलात्मकता और हमारी जो कल्पनाशीलता है उसको प्रदर्शित करती हैं, और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं बच्चों में भी ये संस्कार आ जाते हैं। बिल्कुल, ये चित्रकारी से। तो पिथौरा चित्रकला की जो हम बात कर रहे हैं, जैसा कि तुमने कहा कि लोक कला है, और बता दें सखियों, मध्य प्रदेश और गुजरात की जनजातियों के बीच पनपी, फूली, फली और पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित रही। आज ये कला एक सीमित दायरे से निकलकर देश विदेश में पहुंच गई है। मतलब पहले एक खास समुदाय तक ही सीमित थी, लेकिन अब तो चारों ओर धूम मची है पिथौरा चित्रकला की, क्योंकि इसमें जो जिन चीजों के चित्र बनाए जाते हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित है। हम उन्हें चारों तरफ देखते हैं और खास तौर से प्रकृति की बात होती है। ये लोग कहते हैं कि जब बरसात होती है तो इंद्र राजा नाचते हैं। इस तरह के इनके जैसे प्रकृति की पूजा करने का जो एक हमारे यहाँ चलन रहा है, परंपरा है, तो उसको बिल्कुल निभाते हैं। इन चित्रों में रोजमर्रा के जीवन के चित्र होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, पेड़ होते हैं, त्योहार वगैरह के भी प्रसंग होते हैं जी। और इसमें सभी आकृतियां होती हैं, छोटी बड़ी, बिंदियां लगा लगा कर बनाया जाता है इसको, जो बहुत आकर्षक लगती हैं। और जैसे तुमने कहा ना कि रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ी बातें होती हैं, इसीलिए खेत खलिहान, पनघट, उसमें पानी निकालती हुई बहनें हमारी, घोड़े, ग्रामीण दृश्य, बच्चों के खेल, जो 2 बच्चे खेल रहे हैं उनका दृश्य, तो कहीं कहीं
धान रखा हुआ है, मतलब अनाज रखा हुआ है खेतों में, उसका दृश्य, कुछ इस तरीके से सब चीजें बनाई जाती हैं। और चित्रकारी की जब बात होती है तो राजा जरूर बनाया जाता है घोड़े पर सवार। हाँ। और अक्सर हम देखते हैं डोली, हाँ। विवाह का दृश्य, बारात निकल रही है, तो ये इस तरीके के चित्र जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में जुड़ी हुई बातें हैं उनको प्रदर्शित करते हैं, है क्योंकि ना? ये सभी शुभ मौके हैं हमारे जी। जीवन के, तो उनके जो भी उनमें इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं या जो भी सामान हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जरूर बनाया जाता है। बिल्कुल। अब पिथौरा चित्रकला का जो मध्य भाग है वो बिल्कुल अलग से नजर आता है। हाँ। इसे बहुत ही आकर्षक रंगों से, बहुत चुन चुन के रंगों से तैयार किया जाता है। चित्र बनाने के लिए दीवार को गोबर से लीपा जाता है, फिर उस पर सफेद चॉक पाउडर पोतकर एक सतह तैयार कर ली जाती है। जी, तो इस तरह से जब सतह तैयार हो जाती है, फिर उसमें अलग अलग चटक रंगों से चित्रकारी की जाती है और रंगों का सुंदर संयोजन फिर देखते ही बनता है। इसको बनाने के लिए जो हम रंगों की बात कर रहे हैं, फिर पीले, नारंगी, हरे, नीले, सिंदूरी, लाल, आसमानी, यहाँ तक कि काले और चांदनी रंगों का भी प्रयोग किया जाता है। ये रंग पहले प्राकृतिक होते थे, जैसे कि पेड़ की छाल खुरच के बनाया कोई रंग, या पत्तियों को पीस कर बनाया, या फूलों को लेकर बनाया। घरों में लोग गेरू, खड़िया, हल्दी, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल करते थे। हरे रंग के लिए पत्तों को पीसा जाता था, जैसा कि अभी हमने कहा, और काले रंग के लिए तवे की खुरचन को इस्तेमाल किया जाता था, या दीपक का जो जलाने के बाद जो काला रंग काजल निकलता है, मशाल से जो निकलता है, बिल्कुल उससे उसका इस्तेमाल होता था। अब इस पारंपरिक रंग की प्रयोग के स्थान पर फैब्रिक रंगों का इस्तेमाल होता है। हाँ, समय बदलता है तो जाहिर है कि चीजों में यूं कह सकते हैं कि विकास होता है, या यूं कहें कि जो चीजें हमें आसानी से उपलब्ध होती हैं हम उनका प्रयोग करने लगते हैं। बात तो है कि हम किस तरह से इस चित्रकारी को आगे आगे पीढ़ी को देते रहें। बिल्कुल, कोशिश यही रहती है। दीवारों के अलावा इसीलिए अब देखो राजुल कागज, कपड़ों और कैनवस पर भी पिथौरा चित्रकारी होने लगी है। और अगर हम इसको बताएं तो चित्रकारी से संबंधित लोगों को भी खास नाम दिया गया है, यानी चित्रकारों को लखाड़ा कहा जाता है। और जो इन चित्रों का लेखा जोखा रखते हैं उन्हें झोखरा कहा जाता है। अब लेखा जोखा रखने वाली बात जो है वो थोड़ी अलग सी लग रही होगी सखियों को। हाँ, बिल्कुल भाई, ये जो पिथौरा चित्रकला है ये परंपरा से चली आ रही है। तो ये माना जाता है कि जिसके घर में जितने पिथौरा चित्र होंगे वो उतना ही सम्मानीय होगा। क्या बात है। तो अब ये लेखा जोखा रखा जाता है कि भाई इतने चित्र बने, इतने चित्र बने, ये भी एक बड़ी बात है। रखना पड़ता है। बराबर हिसाब किताब रहता है। वैसे भी भील जनजाति ने इसको काफी आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ ये भी बता दें कि जैसा हमने गुजरात की बात की, तो बड़ौदा या वडोदरा से 90 किलोमीटर पर स्थित तेजगढ़ ग्राम मध्य गुजरात में रहने वाला राठवा और भील नायक जनजाति के लोगों द्वारा दीवारों पर इसका मतलब उद्गम मानते हैं कहीं ना कहीं। और लोक कलाओं के लिए इसका उद्गम, या यूं कहें कि बहुत सही ढंग से समझना जानना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिर भी जो चीजें मिलती हैं उसके आधार पर ये मान लिया जाता है कि पीढ़ियों से यहाँ चली आ रही है, तो उद्गम यहीं पर है। बिल्कुल। और इसीलिए उसी तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। वहीं के जो तरीके होते हैं, खेल के हों बच्चों के, जैसे हमने कहा, या विवाह का दृश्य हो, या राजा का हो, या जो पशु पक्षी जो बनाते हैं वो भी कुछ उसी तरीके से होते हैं। घोड़े बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। हाथी, घोड़ा, हरियाली से सजे ये चित्र वाकई बहुत मनमोहक लगते हैं। और एक बात और है रेणु जी कि इनमें काफी मेहनत और समय लगता है, और ये भी है कि दूर दूर तक अब इसकी प्रशंसा होने लगी है जी। लेकिन शुरुआत में जब ये पिथौरा चित्रकला बनाई जाती थी तो इस पर ये सिर्फ पुरुषों द्वारा बनाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे इसमें महिलाओं ने भी आगे बढ़कर भाग लिया, क्योंकि भाई हम मेरे ख्याल से तो जब प्राकृतिक रंगों से बनते होंगे ये चित्र, तब भी यही होता होगा कि जो रंग हैं उनका जो भी जुटाना होता होगा, रंग जुटाना, बनाना, तैयार करना, वो स्त्रियों का ही काम होता होगा। बिल्कुल, हम ये मान सकते हैं। जैसे तुमने कहा, पीसना, कूटना, या उसको उबालना, या जो भी करना रहा होगा। जाहिर है कि देखो, प्रकृति, फिर वही बात आती है कि प्रकृति में स्त्री पुरुष दोनों हैं, एक दूसरे के बगैर तो कुछ भी संभव नहीं है। तो जाहिर है कि हमारी बहनों के सहयोग के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। और या यूं कहें कि उसको संजोना, संभालना, और उसके बाद पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ाना, ये सब हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस उम्मीद के साथ हमने आज आपको बताया कि पिथौरा चित्रकला
क्या चीज है, क्या इसकी कि खूबसूरती आपके है। घर में भी अगर कोई ऐसी चित्रकारी या कुछ ऐसा है, तो कभी अगर त्योहार पर भी बनते हैं, तो बच्चों से बनवाइए ना। जी बच्चों से बनवाएंगे तो उनको भी आएगा, और बाद में ये कला ऐसे ही पीढ़ियों दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, और आगे बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी, लेकिन ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा जब हम ये गीत सुनवा देंगे। बिल्कुल। रंग दे रे जीवन की चुनरिया, रंग दे रे तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे रे ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे रे। नीले नीले नील गगन की बरसात नीलिमा, खिले खिले लाल कमल की बिखरा दे लालिमा, बिखरा दे लालिमा, जितने हैं तारे उतने तरंग दे, जितने हैं बादल उतने ही रंग दे, तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे दे ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे दे, रंग दे दे। रंगों से तूने अपनी छबियां सजाई, छबियां सजाई, किरणों से तूने उनमें जोत जगाई, जोत जगाई, बाहरी चितेरे देखे तेरी चतुराई, इंद्रधनुष में झलके तेरी परछाई, तन तरंग दे, मन उमंग दे, आज रंग दे दे ये जीवन की चुनरिया, जीवन की चुनरिया, रंग दे दे, रंग दे दे। भाई बहुत सुंदर गीत सुनवाया तुमने राजुल, बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। अरे आपको भी धन्यवाद, क्योंकि गीत सुनने के लिए तो आप ही ने फरमाइश की थी ना। और भाई हमारे ये तो बहुत माहिर हैं, लेकिन हमारी सभी सखियों को, हमारे सभी श्रोताओं को भी धन्यवाद कि इतनी शिद्दत से ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, और हम क्रेडिट उन्हें भी देते हैं। हाँ, क्रेडिट देना बहुत जरूरी है भाई। हाँ, नहीं तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हाँ, ये तो बात है ही है। अक्सर ऐसा होता है कि हमारा काम कहीं बहुत सराहा जाता है, या कोई काम बड़ी सफलता पूर्वक पूरा हो जाता है, और हमें लगता है कि हाँ भाई हम जुटे थे इसमें, हमने ये किया था, वो किया था। या ऐसे बहुत से लोग दिखते हैं जो बताते हैं कि वो यहाँ तक पहुंचे तो उन्होंने ये मेहनत की, लेकिन उस मेहनत को करने के पीछे भी तो बहुत सारे लोगों के हाथ लगे होंगे, बिल्कुल, तभी आप आगे बढ़ पाए। तो बस उस वक्त हम ये भूल जाते हैं। राजुल, हम समझ रहे हैं, ये तो हो गई सीधी सीधी सी बात की, यानी कि जिसकी जिसकी हमें मदद मिली, या जिसकी जिसकी हमें पूरी सामान्य तौर पर, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जिसने हमें सहयोग दिया, हम उनकी बात कर रहे हैं। हम उन्हें क्रेडिट दें, हम उन्हें धन्यवाद दें, मन में समझें कि उन्होंने हमें ये मकाम तक पहुंचने में क्या क्या हमारा सहयोग दिया। लेकिन
क्या हम उनकी बात भी कर सकते हैं जिनकी प्रेरणा से या कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ उनको हमने जहन में रख लिया और हम आगे बढ़ते चले गए? जैसे कि आज हम देखो 3 बजे से बोले जा रहे हैं, उसके लिए वैसे तो हमने बहुत तैयारी की पहले से, लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये भी है कि हमारे श्रोता बैठे हैं, इतने प्यार से कार्यक्रम सुनते हैं, उनके लिए कुछ लेकर जाना है तो कुछ अच्छा लेकर जाएं। जी, तो भाई इसका क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल, ये अमूर्त बात है। मूर्त रूप में तो नहीं आप हमें दिखाई देते, लेकिन आपके जो संदेश हैं, आपके जो इंतजार की आप शिद्दत बताते हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं 3 बजे से कार्यक्रम आएगा सखी सहेली, वो भी बहुत प्रेरक का काम करता है और उसके लिए भी हम क्रेडिट देते हैं। बिल्कुल। अच्छा रेणु जी, क्रेडिट एक नया शब्द हो सकता है और हम ज्यादातर इसका प्रयोग जो प्लास्टिक मनी है उसके रूप में करते हैं। जो जलवा तो उसी का है आजकल वैसे राजुल। होना चाहिए। देखिए बहुत से लोग अभी भी नहीं इस्तेमाल करते हैं। नहीं करते, करना चाहिए। करना तो चाहिए संभल कर। जो हम लोगों ने एक बार कार्यक्रम में एहतियात बताई थी उसको बरतते हुए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। रेणु जी, क्रेडिट की बात तो हम लोग कर रहे हैं और ये बात चलती भी रहेगी, लेकिन एक काम किया जाए कि अभी एक क्रेडिट हम अपने श्रोताओं से ले लें। कैसे? एक गाना सुनवा दें, खुश हो जाएंगे। क्या बात है। लला लला लला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जरूरत है। जिस दिन पैसा होगा वो दिन कैसा होगा, उस दिन पहिए घूमेंगे और किस्मत के लब चूमेंगे। बोलो ऐसा जरूरत है। तेरे आंचल से उड़ के घटा चली, सुन 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 कहाँ चली, कहाँ चली, मैं छूने जरा आसमां चली। बादल पे उड़ना होगा, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, हाँ जरूरत है, हाँ जरूरत है।
जब रात का घूंघट उतरेगा और दिन की डोली गुजरेगी, तब सपना पूरा होगा। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है। थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं ने हमें क्रेडिट जरूर दिया होगा। भाई हम बहुत देर से आपको क्रेडिट दे रहे हैं, जाहिर है कि आप हैं तो हम हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम बात यहाँ जो आज क्रेडिट की कर रहे हैं, उसकी परंपरा तो भारतीय संस्कृति में कब से है। जी। हमारे यहाँ एक मुख्य गुण कहा जाता है कृतज्ञ होना। जी तो बिल्कुल, कृतज्ञता ही है क्रेडिट देना। बिल्कुल कृतज्ञता है क्रेडिट देना। कृतज्ञ बने रहें, और जैसे हमने कहा मूर्त अमूर्त जो भी हमें दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, उन सब के प्रति प्रकृति को हम बराबर देखते हैं, पूरा उसका लाभ उठाते हैं, पूरा जीवन उसी से चल रहा है। और हमने कितनी बार कृतज्ञता प्रकट की, आप जरा गौर कीजिए, अपने दिल पर हाथ रखिए, पूछिए अपने आप से कि हमने कितनी बार की। बहुत कम ऐसा होता है कि प्रकृति के लिए हम कृतज्ञ होते हैं, या परमेश्वर का जो दिया हुआ जीवन है उसमें कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं। ये पूरा शरीर अपने आप में खजाना है। और हम हमेशा उन्हीं बातों को देखते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, नहीं है। और हम उन्हीं का रोना रोते रहते हैं। तो भाई यहाँ पर भी थोड़ा कृतज्ञ होना चाहिए ना, कि अगर आपके शरीर में कोई विकृति नहीं है, सब आप 2 हाथ, 2 आंखें और 2 कान, और साथ ही साथ 2 पैर जो आपके इतने बड़े सहायक हैं, ये आपको मिले हुए हैं अन्य अंगों के साथ। जी हाँ। तो इसका मतलब कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी हाँ, आपका दिल धड़क रहा है, दिमाग ठीक से काम कर रहा है, आपके पैर के नीचे धरती है और छत भी है कहीं ना कहीं। अगर नहीं है तो नीला आकाश तो है ही है, फिर क्यों हम परेशान हैं। इसके साथ जो कृतज्ञता की बात आ रही है, इसी से जुड़ी हुई एक घटना याद आ रही है कि एक व्यक्ति बुजुर्ग थे थोड़े, और वो कुछ बीमारी जो आजकल चल रही है उसकी वजह से अस्पताल गए, और उसके बाद जब निकलने लगे तो वो फूट फूट कर रोने लगे। तो लोगों ने कहा कि क्या हो गया आपको, आप स्वस्थ हो गए हैं, अब आप क्यों दुखी हैं। तो वो बिल जो है वो उनके हाथ में था। तो लोगों ने सोचा कि ये इसकी राशि देखकर दुखी हो रहे हैं। तो लोगों ने समझाया, अस्पताल के जो प्रशासक थे उन्होंने कहा नहीं नहीं आप परेशान ना हो, ये पैसे आपको नहीं देने हैं, आपके बेटे ने ये राशि जमा कर दी है। तो बोले नहीं, मैं इसलिए नहीं दुखी हूँ, मैं इस राशि को देखकर इसलिए दुखी हूँ कि ये ऑक्सीजन के लिए आज हमने इतने पैसे दिए हैं और हमारा मन बड़ा भारी है। कहीं ना कहीं ये भी हो रहा होगा कि इतने पैसे हमने खर्च कर दिए, हमारी जो जमा पूंजी थी उसमें से इतने चले गए, लेकिन इतने सालों से जो हमें प्रकृति दे रही है मुफ्त में ऑक्सीजन, उसके लिए हमने कभी नहीं सोचा। कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे मौके पर खास तौर से आजकल हमें लगता है कि हमारे साथी जरूर समझ रहे होंगे कि कृतज्ञता क्या चीज है और हमें क्या मिल रहा है। ऐसे ही जो हमारे आसपास का ये जो वातावरण है इसके लिए तो हम कृतज्ञ हों ही, साथ ही साथ जहाँ हम जन्मे हैं, जिस मिट्टी पर जन्मे हैं, जिस घर में जन्मे हैं, जहाँ समाज है, उन सब के प्रति भी हमें एक कृतज्ञ भाव रखना चाहिए, उनको भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि हमारे बढ़ने में हमारे शरीर का जितना योगदान रहा है उसमें हवा, पानी, मिट्टी के साथ साथ जो लोग हमारी देखभाल करते आए हैं या जिन्होंने हमें पढ़ाया या हमें कुछ समझाया या कभी मुश्किल वक्त पर कोई सीख दी और उससे हम उस मुश्किल से बाहर निकले, तो ये सब कृतज्ञ होना चाहिए उन सभी के लिए जिनकी वजह से हम कहीं ना कहीं एक अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं। जी हाँ, हम जिस सड़क पर चलते हैं उसको जिन मजदूरों ने बनाया वो भी कहीं ना कहीं सहायक है। जिस रिक्शे से हम जाते थे, जो रिक्शा वाला भैया था वो कितना अच्छा था। बात है, क्या हमने कभी उन्हें याद किया? या हमारे घर में कोई सेवक या सेविका काम करती थी जिसने हमारी माँ को मदद की और माँ ने बहुत अच्छे से हमें इसलिए पाल लिया क्योंकि वो सेवक सेविका घर में थे। क्या कभी हमने उनके बारे में सोचा? तो जरा गौर कीजिए कि वो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें हम बिल्कुल नहीं नाम से याद नहीं रखते, या सड़क बनाने वाले हैं या रिक्शा जिन्होंने बनाया है या कोई भी वाहन जिससे आप जाते हैं,
ठीक है, अगर बात चलती है तो पेट्रोल पंप पर अगर कोई पेट्रोल भरने वाला भी है, वो भी कहीं ना कहीं से मददगार है। बिल्कुल। और हम जब अभी भी जब हम घर में हैं और कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं या घर में ही हैं, तब भी जो सहायक हैं हमारे, वो सभी भी हमारे काम में मदद कर रहे हैं, जिससे हम काम कर पा रहे हैं। अगर वो ना हो तो हम नहीं कर पाएंगे काम, तो उनके प्रति भी कृतज्ञता होनी चाहिए। बिल्कुल सही तुमने कहा। तो चलिए हम सबको ढेर सारा हार्दिक धन्यवाद देते हैं। और एक बात और है, अक्सर क्रेडिट कार्ड की बात आती है, चलो जो प्लास्टिक वाले कार्ड की तुमने बात कही, उसमें तो वैसे एक एहतियात के तौर पर बता देंगे, कोशिश करें आपकी डेबिट कार्ड का प्रयोग करें, क्रेडिट का ना करें। लेकिन अब जब बात आती है अक्सर कि हमने बैंक से लोन लिया, उसके बाद हमने अदा कर दिया, अब क्या रह गया, ठीक है, अब बचा क्या। लेकिन आप ये सोचिए कि जिस वक्त हमें जितने पैसे की जरूरत थी, ठीक है, बैंक ने दिया या हमारे किसी साथी ने दिया, भले ही हमने अदा कर दिया, लेकिन क्या नहीं लगता कि अगर उस वक्त न मिलता तो क्या होता, कितनी मुश्किल होती। तो केवल ऐसे मुश्किल वक्तों को भी पर जो मदद के हाथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए भी कृतज्ञ होना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा ना सोचें आप कि हमें पैसा मिला था और हमने वो पूरा वापस कर दिया, अब क्या बचा। लेन देन तक न रखें, बल्कि उसको आप अपने दिल में रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। बिल्कुल। और इस कृतज्ञता की बात को हम आगे बढ़ाएं, यानी कि हम अपने बच्चों में भी ये छोटी सी ये जो बातें हैं ना, वो कहीं ना कहीं बीज रोपते रहें, तो कि हमेशा आभारी रहें, हमेशा एहसान माने, इस बात को रिकॉग्नाइज करें, इस बात को पहचाने कि किसी के आगे बढ़ने की वजह से ही हम आज दौड़ पाए हैं। बिल्कुल, तो बच्चों में भी इस बात का एहसास जरूर रखना चाहिए, और ये सब आप कर सकते हैं आसानी से, है ना। लेकिन हम इस वक्त सुना सकते हैं एक अच्छा सा प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। वो प्यार का सागर है। घायल मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। प्यार का सागर है। झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी।
कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। राजुल, वही कार्यक्रम के शुरू में हमने बात की कि कुछ छुपने छुपाने की बात, तो किशोरावस्था में जो होता है ना, कुछ शारीरिक परिवर्तन होते हैं। हाँ। और मतलब हार्मोन्स भी बदलते हैं, उसकी वजह से शारीरिक परिवर्तन होते हैं। जैसे बच्चों में, लड़कियों में पता ही है सबको, उसके साथ साथ लड़कों में भी आवाज बदलती है, कुछ कंठ फूटता है। तो उसमें बड़ी बहुत बच्चे असमंजस की स्थिति में रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। कभी बहुत शर्मीले हो जाते हैं, कभी बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं और बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। तो फिर ये लगता है अरे तो हर समय कमरे में रहता है और पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ, तो मतलब सिर्फ ये सोच के कि पता नहीं क्या हो गया आप न टाल दें, बल्कि आप सब समझदार हैं और थोड़ा समझदारी का परिचय दें और समझ जाएं कि ये शारीरिक मनःस्थिति जो है वो उम्र की इस कह सकते हैं कि थोड़े समय की बात है, ये उम्र का बदलाव है। उम्र ऐसी आई है इसलिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं उसके में परिवर्तन हो गया। ये हमारे में हमें समझना होगा कि उसके में क्या परिवर्तन हो रहा है और उसको कैसे संभालना है। बिल्कुल है ना? अक्सर यह होता है कि हम जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बिल्कुल। और हमें ये लगता है कि अब इस बच्चे को खाना आ गया खुद से, ये अच्छी बात है, कपड़े खुद से पहन लेता है या अपने काम खुद से कर लेता है और अब ये बड़ा हो गया है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी सिर्फ काम करने तक ही उनकी देखभाल हमारा दायित्व नहीं है, बल्कि काम के आगे भी एक जो आगे का वो है, जब उनका मन बनता है, जब उनका मस्तिष्क बनता है। बिल्कुल। आप समझ रहे होंगे, यानी कि यूं कहें कि बच्चों में, लड़कियों में अगर हम बात करें तो मासिक धर्म शुरू होता है। ये ऐसा दौर है जब बच्चे बहुत परेशान होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता है कि ये नया क्या आ गया हमारी जिंदगी में। कभी मासिक धर्म के दौरान जो मूड स्विंग्स होते हैं, जो एकदम से नाराजगी या एकदम से खुश होना या चुप रहना, या लगता है कोई हमसे बात ना करे, कुछ भी ना करे, मैं अकेले में बैठा रहूं, ये दोनों के साथ होता है। तो ये सारी चीजें जरूर आप ध्यान रखें, गौर करें इस पर। थोड़ा सा समय है, उसको प्यार से पुचकार के संभालें। और परिवार में सभी लोगों को वैसे तो इसको समझना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि पुरुष उतना न समझ सके। लेकिन फिर भी हम बहनों की ये जिम्मेदारी है कि आपके घर में आपके भाई हों, पति हों, ससुर हों या पिता हों, उनको भी बताएं कि नहीं, आप बता दीजिए स्पष्ट। और आज तो ऐसी कोई भी चीज छुपाने वाली नहीं है। बिल्कुल। और क्या, घर में इस तरह की बातें आप बच्चों के सामने ना करें। अगर नहीं करना चाहते तो आप अकेले में ही ये बात कर लें कि आज ऐसा है या कुछ बच्चे का मन खराब है। और ज्यादातर ऐसा होता है कि माएं नरमी से बात करती हैं और पिता कई बार क्योंकि अनुशासन में उन्हें रखना होता है तो कभी हो सकता है सख्त भी हो जाते हो। तो इस सख्ती से निपटने के लिए आप उन्हें तैयार कर दें। बिल्कुल, उन्हें समझाएं, वहीं बच्चों को भी प्यार से समझाएं। अगर कहीं ना कहीं उनको कहीं चोट लग गई, आहत हो गए मन से, तो आप फिर उन्हें पुचकार कर संभाल सकती हैं, आपके बच्चे हैं, है ना? बिल्कुल समझ जाएंगे। बिल्कुल समझ जाएंगे। तो ये बड़ा नाजुक सा दौर है। इसके साथ साथ एक चीज और है, ये तो हो गई कि सामान्य सी बात, लेकिन यही वो दौर है, कुछ गलत आदतें भी पड़ने लगती हैं। बिल्कुल। खास तौर से नशे की जो प्रवृत्ति होती है वो ये इस समय बहुत तेजी से आती है। और आसपास समाज में भी जो लोग इस व्यवसाय से जुड़े हैं वो भी कोशिश करते हैं कि उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लें। हाँ, क्योंकि ये कच्ची उम्र होती है और कच्ची उम्र में उतनी समझ होती नहीं है। नहीं, ये तो समझ नहीं रहती है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी समझ रहती है कि अब हम बड़े हो रहे हैं तो हमें सब चीज देख लेनी है, दुनिया देखनी है। बिल्कुल, दुनिया को देखने का जो ये शौक है, ये कई बार बच्चों को ऐसी चीजों की तरफ ले जाता है जो कि उनके आगे के जीवन के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत खतरनाक है। या यूं कहें कि पूरा का पूरा उनका जो दिशा है बदल जाती है, पूरा भविष्य चौपट हो जाता है। तो ये बहुत नाजुक सा समय है। हम बात कर रहे हैं, ये सेवन की बात कर रहे हैं। कुछ
जो मादक पदार्थ हैं उनके सेवन की बात कर रहे हैं, कुछ दवाओं के सेवन की बात कर रहे हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। हमारे श्रोता समझ रहे होंगे। उनके लिए कुछ चीजें हैं, उस पर गौर करें। बच्चा कहीं ऐसा तो नहीं कि कमरे में ही बैठा रह रहा है, नहीं बाहर निकल रहा है, घर में आपके मेहमान आते हैं तो भी वो गुमसुम रहता है, सामने नहीं आना चाहता है। ये ऐसे लक्षण हैं कि जिन पर तुरंत नजर जानी चाहिए और आपको तुरंत। और इस बार एक बात और है रेणु जी, कि कई बार इस पर नजर जाती है और घर में बच्चों की अच्छी खासी खिंचाई होती है और बहुत डांट पड़ती है। बिल्कुल। तो भाई डांटने से तो ये बात और बिगड़ जाती है। तो बात को बनाइए और बच्चों को ऐसे समझाइए कि उन्हें ये भी ना लगे कि उनके ऊपर कोई बहुत टोका टोकी कर रहा है, और साथ ही साथ आप उन्हें सही रास्ते की तरफ भी अग्रसर करें। क्योंकि इसके लिए जरूरी है, जैसे तुमने कहा ना कि डांटे नहीं, इसके लिए जरूरी है कि मूल में जाएं, आप देखें कि जड़ में क्या है, ये समस्या क्यों है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ युवावस्था किशोरावस्था में आए हैं इसलिए है, या कोई गलत आदत पड़ रही है इसलिए है। ये आपके परिपक्वता की दिखाने का समय है। कभी कभी जैसे बच्चे इसलिए भी छुपने लगते हैं, कोई मेहमान आता है तो इसलिए भी छुपने लगते हैं क्योंकि मेहमान आया, कुछ दिन के बाद आया, उसने कहा अरे तुम तो बड़े लंबे हो गए, अरे मूछें भी निकल आई, अरे ये तो लड़की बड़ी हो गई। इस तरह की बातें होती तो बच्चों के दिमाग में एकदम से आता है कि उनको लगता है कि कुछ जैसे आक्षेप सा हो रहा है, और वो बिल्कुल तुरंत उसी समय सतर्क हो जाते हैं कि ये फला इंसान बड़ी दूरबीनी नजरों से देख रहा है और पता नहीं मेरे अंदर क्या क्या चीजें देखना चाहता है, और ऐसा हमें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, हमें कोई ना देखे, सिर्फ हमारे माता पिता देखें, हमारे परिवार के लोग देखें। ये बात बिल्कुल सही है। वहीं लड़कियों में भी यही बात हो जाती है, अचानक कहते हैं अरे बहुत बड़ी हो गई और क्या क्या हो गया। मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सुनना बच्चों को नहीं पसंद आता है। लेकिन इसके साथ साथ जो सेवन की हम बात कर रहे हैं, इसके लिए बच्चों के उनके सोने पर, उठने पर, बैठने पर, सब चीजों पर नजर रखें। उसके साथ साथ उनके साथियों पर थोड़ा नजर रखें कि कैसे वो दोस्त बना रहे हैं, है ना। क्योंकि संगत का असर बहुत जल्दी होता है, और यही उम्र है जब गलत संगत बहुत आसानी से पड़ जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, चाहे वो सेक्स के बारे में बात हो या वो करने की बात हो, उसका भी अनुभव बच्चे लेना चाहते हैं। तो इन सारी चीजों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो हम मदिरापान या धूम्रपान की बात करना चाह रहे हैं, उस पर जरूर गौर करें। बच्चों के आप सामानों को थोड़ा देखते रहें और साथियों को टटोलें। उसके साथ साथ ये देखें कि घर में कोई चीज अगर बात आगे बढ़ जाती है तो घर में चीजें गायब होने लगती हैं, चीजें चोरी होने लगती हैं, या बच्चे बहुत सारी चीजें आपको बताते नहीं हैं। तो कम से कम बच्चे कहीं जाएं आएं तो सारी चीजें आप उनसे बातें करें। और अक्सर कभी कभी राजुल ऐसा भी तो होता है कि हम बच्चे खुद जब कोई बात बताना चाहते हैं तो हम अपनी व्यस्तता के कारण कह देते हैं भाई अभी मत कुछ बताओ, दिमाग मत चाटो। ये हो जाता है। तो भाई थोड़ा थोड़ा दिमाग चटवा लेना चाहिए। बिल्कुल चटवाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि हम जब चाहें जैसे चाहें अपने माता पिता के पास पहुंच सकते हैं। उनके मन में ये बात विश्वास होना चाहिए कि अगर हमसे कोई गलती हो भी गई है और ये गलती अगर हमने अपने माता पिता को बता दी तो आगे जो परिणाम होगा, कई बार बच्चे डर जाते हैं और ये सोच के नहीं बताते, तो आगे जो परिणाम होगा वो माता पिता संभाल लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये इतनी आसान नहीं है, ये बहुत छोटी सी केवल 2 वाक्य की बात नहीं है साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। राजुल, बिल्कुल बहुत अच्छी बात तुमने कही कि बच्चों को ये पूरा विश्वास होना चाहिए कि सबसे पहले तो ये कि हम कभी भी अपने माता पिता से कुछ भी बता सकते हैं। बिल्कुल, किसी भी संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। माता अगर खाना भी बना रही हैं, रोटी भी बना रही हैं, तो वो गैस बंद करके सबसे पहले मेरी बात सुनेंगी अगर मैं किसी परेशानी में रहूंगा या रहूंगी। और रेणु जी एक बात और है, हम आपको बीच में टोकने के लिए माफी चाहते हैं, लेकिन एक बात अभी दिमाग में आई कि अगर ये संवादहीनता बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चों से फला विषय पर या फला तरह की चीजों पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो माता पिता की इज्जत है वो कम हो रही है। हम दोस्त नहीं हैं, हम दोस्त की तरह हैं लेकिन हम दोस्त नहीं हैं तुम्हारे। तो भाई ये अपना रवैया भी बदल लें और ऐसा व्यवहार रखें कि बच्चे अगर है ऐसी कोई बात तो आपको बता पाए। बिल्कुल सही है। राजुल, इस पर थोड़ा सा आगे और बात करेंगे, लेकिन एक बीच में गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल। कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं,
कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। लेता है दिल अंगड़ाइयाँ, इस दिल को समझाए कोई, अरमान आँखें खोल दे, रुसवा न हो जाए कोई, पलकों की ठंडी सेज पर सपनों की परियां सोती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। दिल की तसल्ली के लिए झूठी चमक झूठा निखार, जीवन तो सोना ही रहा, सब समझे आई है बहार, कलियों से कोई पूछता, हंसती है वो या रोती है, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं, कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं। कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं। तो भाई बात तो बहुत महत्वपूर्ण चल रही है। और ये जैसे तुमने कहा ना कि बच्चों को ये ना बताएं कि हम दोस्त जैसे हैं पर दोस्त नहीं हैं, ये इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आज बच्चों के पास चाचा ताऊ बुआ नहीं है, या चाचा ताऊ के बच्चे नहीं हैं साथ में, तो और खुद भी एक अकेले भी हो सकते हैं, या बहुत होगा तो भाई होगा तो उसकी बहन होगी, या बहन होगी तो उसकी एक और बहन होगी, या भाई होगा तो उसका एक और बहुत भाई, छोटा बस। परिवार। तो ये सारी भूमिका आपको ही निभानी है, यानी उनके कजन्स की जो भूमिका है ना, वो कौन निभाएगा? बिल्कुल। माता पिता हैं, आप तो निभाइए। एकाकी परिवार में रह रहे हैं तो सारी भूमिका आप निभाइए, कभी बुआ बनिए, कभी चाची बनिए, कभी मामा बनिए, कभी चाचा बनिए। तो भाई इसलिए आपको कई बार हर बार तैयार रहना पड़ेगा, अलग अलग रोल्स अपनाने पड़ेंगे आपको, और यानी कि इस तरह से हर वक्त बच्चे से बात करने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमारा कार्यालय का कार्य है, अभी चुप हो जाओ। और एक बात ये भी है रेणु जी कि कई बार लोग इस बात से इसलिए संकोच करते हैं, उन्हें लगता है घर का अनुशासन खत्म हो रहा है जी। तो ये बात अपने ऊपर है कि आप माता पिता होकर भी बच्चे से संवाद करें दोस्तों की तरह, लेकिन एक जो अनुशासन, एक जो मर्यादा है वो बराबर बनी रहे।
ये हाँ। आपके ऊपर पूरी तरह निर्भर है। आप वो लकीर खींच सकते हैं, और जब आप शुरू से खींच देंगे वो लकीर कि अनुशासन भी है, जी, दोस्ती है, लेकिन साथ ही साथ एक जो सीमा है, सीमा भी अपनी पहचाननी होगी। बिल्कुल तो सही है। देखो, बात करने में कोई भी सीमा नहीं होती है ना? ये सीमा अनुशासन वाली बात बिल्कुल अलग है। अक्सर हम उन दोनों चीजों को जोड़ देते हैं। बिल्कुल। अक्सर माता-पिता ऐसा सोचते हैं कि अरे बच्चे ने हमें ये बात बता दी, ऐसे हाँ। कैसे बता दिया? कैसे अरे कह नहीं। पाया मेरे सामने ये बात? जी, तो ये बल्कि आप इसमें खुश हों कि आपने इस तरह से उसको पाला है कि वो ये बात कह सका। ये बात मन में जो भी बात आई उसको बताने की बात पर हम बात कर रहे हैं, न कि आपको कुछ भी बोल देने के बारे में। बिल्कुल। है ना? हाँ। आपका अपमान करने की बात बिल्कुल अलग है। हाँ। मन की बात कहना बिल्कुल अलग है। बिल्कुल तो अलग ये सारी चीजें हमें समझना होगा कि हम कैसे करें। है ना? और बच्चों के स्तर पर जब हम पहुंचेंगे, यानी कि उनके हम उम्र बनकर जब बातें करेंगे, तब बहुत सारी बातें आएंगी सामने। और एक बात और है कि पीढ़ी की जो अंतराल की जो बात आती है, अक्सर हम पुराने दौर की बातों का यही बात हवाला मेरे देते दिमाग हैं। में आ रही थी, बिल्कुल। कहने लगेंगे कि हमारे ज़माने में तो माँ ऐसे करती थी, और हमारी तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी। हाँ, आँख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी। इसको देखो ज़रा कैसे बोल रही है। हाँ। या कि फिर पिताजी के जूतों की आवाज़ सुनते ही हम लोग सब चुपचाप पढ़ने बैठ जाते थे। अब पढ़ते थे कि पता नहीं किताब के अंदर कॉमिक्स रख के वो हम पढ़ते ही थे। जानते हैं। हाँ, हम जानते हैं, बखूबी जानते हैं, लेकिन बच्चों को हम ज़रूर ये बताते हैं जी। कि भई ऐसा होता था, हाँ, और बहुत लेकिन आदर्श चित्रण करते हैं। हाँ, आदर्श चित्रण करते हैं, लेकिन एक बात थी राजुल कि हम मानते भी थे ऐसा। लेकिन जब माँ के सामने आँख उठाकर बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि बुआ होती थी। कभी ननिहाल जाते थे तो मामा की लड़की होती थी। हाँ, उनसे तो बात ये कर सारे लेते कर थे। लेते थे। वो सब निगाह-उगाह उठाने वाली बात वहाँ कर लेते थे ना। और तब दुनिया इतनी ज्यादा हमारे करीब भी, हमारे बच्चों के करीब भी नहीं आई थी। जी। अब आज का दौर बिल्कुल अलग है, और उनका एक्सपोजर ज्यादा है। जी। वो ज्यादा से ज्यादा नई नई चीजों के बारे में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये देखना फिर कि उस दुनिया से इस दुनिया का तुलना करना, ये तो कतई मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं। नहीं, वो जब इस तरीके की तुलना कर रहे हो ना, तो हाथ का मोबाइल देख लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, इंटरनेट देख लीजिए, और कि भाई ये उस जमाने में था क्या? हाँ, बिल्कुल। नहीं था ना। बिल्कुल। और अपने किचन में ही जाकर हाँ, देख लीजिए, तमाम चीजें हैं जो आपकी माँ नहीं इस्तेमाल करती थी, आप जी। करती हैं। और अब बच्चों से ये उम्मीद ना करें कि वो उस जमाने में जिए। बिल्कुल। तो समय बदल रहा है, समय के हिसाब से हमें बदलना होगा, समय के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा, और समय की ज़रूरत को समझना होगा, बच्चों की ज़रूरत को समझना होगा, और बच्चों की उम्र की ज़रूरत को समझना पड़ेगा हमें। बिल्कुल, है बिल्कुल। ना? तभी हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं, और जी। उन्हें एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों का सुख किसको मिलने वाला है? है ना? हमें ही तो मिलना है। बिल्कुल। तो ज़रा-सा गौर कीजिए और बड़े इत्मीनान से बच्चों को पालिए। थोड़ा-सा आप भी खुलकर रहिए, उन्हें भी खुलकर रहने दीजिए, उन पर निगाह रखिए भी, उन्हें आज़ादी भी दीजिए। ये सब चीज़ें आपको ही संतुलित करनी हैं। और उनकी नादानियाँ होती हैं, उनको कई बार नज़रअंदाज भी कर दीजिए, एकदम फट बिल्कुल। ना पड़िए। जी हाँ, ज़रूरत के हिसाब से आप उनको खुद समझदार हैं, आप समझिए कि कितना उनको इसके बारे में क्या सीख देनी है, क्या सबक देना है, क्या सलाहियत से आप उनको आगे बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें आपको समझना होगा। और अलग-अलग परिवार की अपनी-अपनी एक तरीका होता है, एक परंपरा होती है। सब बच्चों का स्वभाव अलग होता है, माता-पिता का स्वभाव अलग होता है, परिस्थितियाँ परिवेश अलग अलग होती होता हैं। है। जी, तो उसके अनुरूप आपको करना होगा। हम जो सामान्य बात कर रहे हैं, वो एक सामान्य बात है। ऐसा नहीं कि सब जगह यही लागू होगी। हाँ। ये आपको अपने हिसाब से देखना होगा। लेकिन ये तो करना होगा कि जो किशोरावस्था में प्रवेश कर रहे जी। बच्चे हैं, उनकी तरफ आपको एक नरमी का रवैया ज़रूर बिल्कुल। अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नरमी का रवैया अपनाना पड़ेगा। और ये जो समय जब होता है ना, तो समय की जब बात आती है तो हम बीच-बीच में घड़ी देखते रहते हैं, और जब ये घड़ी टिक-टिक करके जब 4 बजाने लगती है, तो फिर हमें बड़ी सख्ती से कहना पड़ता है कि सखियों, अब आज सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की हम आपसे चाहते हैं इजाज़त। तो दीजिए अनुमति रेणु चतुर्वेदी और राजुल को नमस्कार। सखी सहेली।